हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वेरी पर्टिकुलर लेक्चर, आई होप आपने जो इसी चैनल पे इससे पहले जो एक मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा ओरिएंटेशन वीडियो है वो ज़रूर आपने देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दैट, क्योंकि वहाँ से आपको एक पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है टॉपिक्स का वो क्लियर होगा। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। और इसमें जो भी चीज़ें, जो फैक्ट्स हैं, कुछ की एरियाज़ हैं, जो यूरोपियंस आए थे भारत के अंदर, 5 पुर्तगाली, हॉलैंड से आने वाले डच हैं, ब्रिटिशर्स हैं, फिर डेनमार्क से डेन्स और फ्रेंच हैं, इनके बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जाम्स के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप सिविल सर्विसेज, चाहे यूपीएससी का, आईएएस हो, स्टेट सिविल सर्विसेज का, और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो आप प्लीज़ नोट डाउन भी कर सकते हैं जो की फैक्ट्स हैं इन सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। देखिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का सिंपल सा मतलब है भारत के अंदर जो यूरोपियंस भारत के अंदर आए थे एज एडवेंचरर्स सबसे पहली बार। लेकिन थोड़ा सा पहले हम बैकग्राउंड पे जाते हैं कि जब यूरोपियंस नहीं आए थे भारत के अंदर तो क्या भारत से ट्रेड नहीं होता था यूरोप को? सबसे पहला फैक्ट है, तब भी भारत से जो ट्रेड है यूरोप को होता था। कैसे होता था? तो 2 नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। एक है अरब मर्चेंट्स, गल्फ कंट्रीज के जो है अरब मर्चेंट्स, क्योंकि लैंड रूट से होता था उस टाइम पे। सो जो गल्फ कंट्रीज के जो अरब मर्चेंट्स है वो भारत से जो रॉ मटेरियल है या जो भी चीज़ें यहाँ से प्रोड्यूस होती थी और उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे यूरोप को। और यूरोप को जाते हुए जो टर्की है उस टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपल की जो मोनार्की जो डोमेन थी, किंगडम थी, तो वहाँ से होते फिर आगे जाके वेनिस जो है यूरोप का शहर, तो वेनेशिया, तो वहाँ पे जो है इस तरीके से एक रूट बनता था लैंड रूट से जो ट्रेड होने का। जब धीरे धीरे 15th सेंचुरी का लास्ट फेज आया, जब 15th सेंचुरी खत्म होने के आसपास थी, तो उस टाइम पे जो यूरोपियंस हैं स्मार्टली, उनमें से 2 हैं, एक पुर्तगाली और स्पेनिश, इन्होंने जो लैंड रूट से जो ट्रेड होता था उसका ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली जो थी, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है लैंड मर्चेंट्स का, चाहे वो गल्फ कंट्री से अरब मर्चेंट्स हो, यूरोपियन मर्चेंट्स हो, जो वेनिस से हैं, इनका बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने प्राइसेस अपने बहुत ज़्यादा हाई कर दिए, जिसके कारण यूरोपियंस मजबूर हो गए नया रास्ता अख्तियार करने के लिए। तो उसी टाइम पे सबसे पहला नाम आता है कोलंबस का, जो स्पेनिश आदमी था। उसने वॉयज किया था इंडिया के लिए, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। सो 1492, सबसे पहला फैक्ट है, 1492 पे कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया। उसके 6 साल के बाद, ठीक 6 साल के बाद 1498 में जो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाली है, वो अपने ग्रुप के साथ वो भारत के अंदर आएगा और इंडिया के अंदर आकर वो कैलिकट, जो केरला के अंदर आजकल शहर है कोझिकोडे, वहां पे लैंड करेगा। तो इस तरीके से भारत के अंदर जो है सबसे पहला जो यूरोपियन आया दैट इज वास्को डी गामा, और ये आया सी रूट के थ्रू यूरोप से होते हुए, फिर अल्टीमेटली समंदर के रास्ते से वहां पे फिर साउथ अफ्रीका के अंदर एक पोर्ट है केप ऑफ गुड होप। डू रिमेंबर दिस नेम। केप ऑफ गुड होप से होते हुए फिर मोजाम्बिक चैनल के पास से होते समंदर से, देन ही अलोंग विद हिज ग्रुप रीच्ड कैलिकट, और वहां पे इनको सबसे पहली बार जो इनकी मुलाकात होगी वहां के राजा किंग जैमुरिन से। सो किंग जैमुरिन के साथ शुरुआती तौर पे ये अच्छा नेगोशिएट करते हैं। किंग जैमुरिन इनको जो है अच्छा रिसीव करेगा और इनको ट्रेड प्रिविलेजेस देगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं इनको ट्रेड करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैमुरिन के फेज के बाद धीरे धीरे जो पुर्तगाली हैं अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे कुछ एरियाज के अंदर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और फिर अपने गवर्नर जनरल इस्टेब्लिश करेंगे। सो कुछ गवर्नर जनरल यहाँ पे इनके आते हैं, कैसे वो रूल करेंगे, क्या उनका पार्ट है, वो सारा हम जाके पुर्तगालियों के बीच में देखेंगे। सो लेट्स स्ट्रेटवे गो ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के जो टॉपिक हैं, पोर्टुगल्स। सो पुर्तगाली जो हैं, पोर्टुगल्स इनको बोलते हैं बिकॉज पोर्टुगल देश से आते हैं। इनमें वास्को डी गामा सबसे पहली बार 1498 में कैलिकट के अंदर जो है रीच करेगा। किंग जैमुरिन, ये राजा है वो कैलिकट का, वो इनको रिसीव करेगा। इनिशियल लेवल पे ये इनको प्रिविलेजेस भी देगा ट्रेड के, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे जो लोकल मोनार्क्स हैं, आसपास के छोटे छोटे राज एरिया चल रहे हैं, तो वहां पे इनके जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं वो भी सफर करने लगते हैं। तो बाद में धीरे धीरे जाकर पुर्तगाली कभी ना कभी इनको जो यहाँ पे लोकल रूलर्स हैं उनको हराएंगे भी और अपना कंट्रोल स्थापित करेंगे अथॉरिटी के तौर पे। फिर मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर जो जनरल इनका बनेगा
1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल है जो यहाँ पे जिसको एस्टैब्लिश बनाया जाएगा। और ये दो चीजों के लिए बहुत फेमस है, जो प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी के साथ स्टेट सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है ब्लू वाटर पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी? जो समंदर है वो नीला है, तो अल्टीमेटली जो भी यूरोपियन आएगा वो समंदर के रूट से आ रहा है। सो दे वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली इन द सी रूट एरिया। तो ब्लू वाटर्स पे जो है दे वांटेड टू कैप्चर द कंप्लीट डोमेन, तो इसलिए ये फेमस हुआ ब्लू वाटर पॉलिसी पे, बिकॉज ही न्यू दैट अगर कोई भी आएगा जिसने समंदर पे कब्जा किया हुआ है इस डोमेन के अंदर, उनका राज यहाँ पे स्थापित होगा। दूसरा, एक आपको कार्टर्स के नाम से जो एक ट्रेड है, एक लाइसेंस है, एक टैक्स के तौर पे आपको जरूर पता होना चाहिए, CARTAZ, कार्टर्स। ये कार्टर्स क्या था? ये पुर्तगालियों ने एक नवल ट्रेड लाइसेंस बना रखा था, जो इंडिया के ट्रेडर्स हैं और एशियन ट्रेडर्स हैं, यहां से यूरोप को जो भी ट्रेड करना चाहते हैं, स्टेट ऑफ मलाक्का को ट्रेड करना चाहते हैं, उन सबको ये लाइसेंस लेना बहुत जरूरी था। सो डू रिमेंबर, वन इज हु इज पॉपुलर फॉर ब्लू वाटर पॉलिसी, द नेम इज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा, उस टैक्स का, उस ट्रेड का जो टैक्स तरीके से जो लाइसेंस देते हैं उसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड दी कार्टर्स। नेक्स्ट जो सेकंड पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनता है, द पर्सन इज कॉल्ड अल्फोंसो डी अल्बुक्यर्क। अल्फोंसो डी अल्बुक्यर्क जो है, एक्चुअली में अगर देखा जाए ये ज्यादा फेमस हुआ है और इसी को हम कह सकते हैं रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगल एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। और 1510 के अंदर जाकर ये गोवा कैप्चर करेगा बीजापुर सुल्तान से। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, किसने गोवा कैप्चर किया पुर्तगाली ने? द नेम इज अल्फोंसो डी अल्बुक्यर्क। आगे जाकर एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बाद में कोई और आएगा जो गोवा को अपनी कैपिटल बनाएगा पुर्तगाली, सो उसका नाम अलग है। सो सबसे पहला तो नाम है अल्फोंसो डी अल्बुक्यर्क इज द रियल फाउंडर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसका है, दैट इन 1510 ही विल कैप्चर द गोवा, गोवा को कैप्चर करेगा बीजापुर सुल्तान से। नेक्स्ट इन सीरीज कम्स द थर्ड प्रोमिनेंट गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर जनरल, हिज नेम इज नीनो डी क्यूना। नीनो डी क्यूना जो है, उसने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका 1530 के अंदर, 1530 में, 1510 में अल्फोंसो ने जो है कैप्चर किया था गोवा, उसके ठीक आगे जाकर 1530 में 1530 के अंदर 1530 में जो है गोवा जो है अपनी कैपिटल बनाएगा नीनो डी क्यूना। और पहले इनकी जो कैपिटल थी कोचिन थी, सो कोचिन से शिफ्ट कर कर गोवा के अंदर अपनी कैपिटल बनाएगा नीनो डी क्यूना। This is the most significant fact related to these particular domains of Portugal governor generals. Last important key significant fact is that 1661 के अंदर जब पुर्तगालियों का यहाँ पे कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट होगा था वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, इवन अगर आप गोवा से ऊपर जाओगे, महाराष्ट्र जो आज का बॉम्बे है, सो मुंबई, उसके आसपास जो एरियाज है थोड़ा थोड़ा वहां पे भी इनका जो है कॉन्क्वेस्ट हो रखा था, इन्होंने कब्जा कर रखा था। बॉम्बे वॉज अंडर द डोमेन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोर्टुगल्स। तो पोर्टुगल्स ने बॉम्बे को जो है गिफ्ट में दे दिया ब्रिटिशर्स को। क्यों दिया? उसका सिंपल सा रीजन है दैट जो पोर्टुगल्स हैं दे हैड मैट्रिमोनियल अलायंस विद द ब्रिटिशर्स। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ उनके जो परिवार, जो राजा है, राज परिवार है, वहां पे किंग चार्ल्स II उनके साथ अपनी बेटी की शादी की और डॉरी के तौर पे जो है बॉम्बे गिफ्ट कर दिया ब्रिटिशर्स को। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स के आने से पहले बॉम्बे एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जो ट्रेड रूट का सबसे पहला एंट्री और एग्जिट पॉइंट है यूरोप को, और बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। तो बॉम्बे उनको ऐसे डॉरी में मिल गया था। तो ये की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू दी पोर्टुगल्स। और एक और चीज जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पोर्टुगल्स की अगर हम देखते हैं इनकी देन क्या है। सबसे पहली फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, इट वाज आल्सो लॉन्च्ड एट गोवा, और उसका जो ईयर है वो आपको जरूर याद रखना है 1556 में। प्लीज डू राइट डाउन अगर आपको नहीं पता है। 1556 के अंदर सबसे पहला फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत के अंदर वो लाने वाले हैं पोर्टुगल्स। सो पोर्टुगल्स ही पहली बार गोवा के अंदर 1556 में जो है प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है भारत के अंदर लेकर आएंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं पोर्टुगल्स ने और कुछ कंट्रीब्यूशन भी किया भारत के अंदर। उनमें अगर हम देखते हैं तो टोमेटो, पोटैटो, चिलीज, टोबैको कल्टीवेशन,
इन सब में और इनके ट्रेड में, इनके व्यापार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लास्टली एक और नाम मैं यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगा। 1542 के अंदर एक सेंट थे, सेंट फ्रांसिस्को जेवियर। सेंट फ्रांसिस्को जेवियर वो भारत के अंदर आए थे और उनका कैथोलिक जो क्रिश्चियंस हैं उनमें बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट है। सो कहीं ना कहीं ये 3 फैक्ट आपको जरूर पता होने चाहिए पोर्टुगल्स के कंट्रीब्यूशन की। अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, ट्रेड रिलेटेड टू टोबैको, पोटैटो, चिलीज एंड ऑल दीज डोमेन्स, और तीसरा जो है सेंट फ्रांसिस्को जेवियर्स, वो भारत के अंदर आए थे, जो कैथोलिक क्रिश्चियंस के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है। सो दीज ऑल वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द पोर्टुगल्स। प्रोसीडिंग फर्दर, पोर्टुगल्स यहां से गए, ऐसा नहीं है कि एकदम से चले गए, धीरे धीरे इनके जो कंट्रोल एरियाज हैं, इनका जो ट्रेड सेंटर्स है, वो धीरे धीरे उनका जो कंट्रोल है यहाँ से खत्म होता गया। जो नेक्स्ट आएंगे वो अपना ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट सेंटर्स, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करेंगे। सो दूसरा नाम जो आता है वो आता है डच का। डच जो है यूरोप के अंदर नीदरलैंड्स देश है, हॉलैंड भी इनको बोला जाता है इनकी कंट्री को, तो वहां से जो लोग आते हैं डच हैं। सो जो डच भारत के अंदर आएंगे, इनका 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, और जो डच पार्लियामेंट है उन्होंने एक चार्टर पास किया था। चार्टर इज लाइक अ लॉ, एक एक्ट है, वो पार्लियामेंट के अंदर वहां पे पास किया, और इस चार्टर एक्ट को पास करने के बाद सारी की सारी ट्रेड की पावर, कहीं पे कॉन्क्वेस्ट करना है और किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सपैंड करना है बाहर जाकर ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वो सारी की सारी पावर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी डच पार्लियामेंट ने। सो ट्रेड हो, इन्वेड करना हो, कॉन्क्वेस्ट करना हो, ये सारे के सारे राइट्स, these all were given in this very particular charter that was passed by the Dutch parliament. Proceeding further, सबसे पहली डच फैक्ट्री 1605 के अंदर, फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डच ने अपनी लगाई, और इन्होंने आंध्र प्रदेश के आगे जाकर साउथ में इंडिया के अंदर तमिलनाडु, वहां पे पुलिकट भी है, तो पुलिकट वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रेड सेंटर्स इनका, और वो इनका हेडक्वार्टर भी था। तो हेडक्वार्टर के तौर पे अगर हम बात करते हैं, ट्रेड सेंटर के तौर पे, पुलिकट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ द डच। सो मसूलीपट्टनम के साथ जो है पुलिकट आ गया। इसके बाद जब 17th सेंचुरी आई, 17th सेंचुरी आते आते 1601 से लेकर 1699 के बीच में कहीं ना कहीं डच की मोनोपोली हो गई थी कुछ ट्रेड एरियाज में। जैसे उनमें से मैं बात करूं, सबसे पहले तो स्पाइस ट्रेड आ गया, स्पाइसेस मसालों का ट्रेड हो गया। इसके बाद कॉटन ट्रेड आ गया, उसके बाद इंडिगो जो नील होता है, आजकल तो लिक्विड मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नील उगाया जाता है खेतों के अंदर। सो इंडिगो के साथ सिल्क हो गया, सिल्क के साथ जो है ओपियम है। सो इन सब में जो है कहीं ना कहीं डच का एक 17th सेंचुरी में अच्छा होल्ड जो वो स्थापित हो गया था। आगे चलते चलते 1759, ये ईयर आपको जरूर याद रखना है। 1759 के अंदर जब 7 साल का वॉर फेज चल रहा था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश आएंगे तो ब्रिटिश की डच के साथ लड़ाई होगी, और वो लड़ाई फेमस हुई बैटल ऑफ बेदारा के नाम से। सो जो बैटल ऑफ बेदारा है, बैटल ऑफ बेदारा के 2 और नाम है, बैटल ऑफ चिंसुरा और बैटल ऑफ हुगली ऑल्सो। सो बैटल ऑफ बेदारा जो है 1759 में हुई, और इसमें ब्रिटिशर्स ने डच को यहां पे हराया। सो कहीं ना कहीं ये वो टाइम है 18th सेंचुरी का, बिकॉज 1759 है, आधी 18th सेंचुरी निकल चुकी है। सो 1759 के अंदर बैटल ऑफ बेदारा में ब्रिटिशर्स विल डिफीट द डच ओनली। सो ये है इनका एक छोटा सा योगदान भारत के अंदर जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन की बात करते हैं। एक और इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और भी बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स इन्होंने बनाए। आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन आने का चांस जरूर रहता है, तो मैं उनके नाम और ईयर के साथ बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे, जैसे पुलिकट का हमने बात की थी, पुलिकट 1610 में इन्होंने अपना ट्रेड सेंटर फैक्ट्री स्टैब्लिश की। फिर सूरत के अंदर 1616 में स्थापित किया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट्री जो है 1653 में चिंसुरा के अंदर। नेक्स्ट 1659 में इन्होंने कई सारी इकट्ठी फैक्ट्रियां लगाई, जिनमें सबसे पहला नाम आता है पटना, उसके बाद बालासोर, पटना बिहार के अंदर, बालासोर उड़ीसा के अंदर, फिर उसके बाद नागापट्टनम, नेक्स्ट कराईकल तमिलनाडु के अंदर, और कासिम बाजार। सो ये जो है सारी की सारी 4-5 जो फैक्ट्रीज हैं, ये इन्होंने इकट्ठी 1659 में बनाई। सो आप कह सकते हैं कि 1610 से लेकर 1659 तक अपने जो डच हैं, इन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज को जो है एस्टैब्लिश किया। और जैसे 1759 में
ऑल्दो जो बैटल ऑफ बेदारा होगी उसमें चिंसोरा एरिया में तो इनका कंट्रोल जो है वो वीक हो जाएगा, और फिर 59 से लेकर अगले कुछ सालों में जब 1798 आएगा तब तक ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाएगा और डच का कंट्रोल यहां पे कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली बाय 1798 आप कह सकते हो जो ब्रिटिश है वो डच को लिक्विडेट कर देंगे भारत से। तो इस तरीके से जो है डच का कंट्रोल भारत से जो है वो धीरे धीरे रेड्यूस हो जाएगा। कुछ ट्रेड सेंटर्स इनके पास बचे थे ट्रेड करने के लिए, धीरे धीरे वो भी इनके जो है कंट्रोल से निकलते गए। सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो डच है उनका भारत से जो है वो खात्मा हुआ। और एक और चीज, ज्यादातर ट्रेड सेंटर तो ये अपने बेचकर चले गए थे ब्रिटिशर्स को, जो इनके एरिया में जो वॉर से नहीं इनके पास आए, लड़ाई से नहीं, तो उन्होंने पैसे से खरीदे कुछ जो वहां पे ट्रेड करने वाले थे। सो इस तरीके से सबसे पहले हमने फोकस किया पोर्टुगल्स के ऊपर, सेकेंड वॉज द डच। अब जो तीसरा है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी पूरे डोमेन के अंदर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के अंदर, दैट इज द ब्रिटिशर्स। सो जो अंग्रेज भारत के अंदर आते हैं, क्योंकि आगे जाकर हम देखते हैं जब एडवेंट ऑफ यूरोपियन भी हो जाएगा तो उस टाइम के बाद कर्नेटिक वॉर्स होंगी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, और अल्टीमेटली ब्रिटिशर जो है वो विनर होंगे। फिर उसके बाद तो जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स का ही यहाँ पे कंट्रोल है, और ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री है जो हमारी कोर फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बनती है। सो ब्रिटिशर्स को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, इनका डोमेन। देखिए, ब्रिटिशर्स का भारत के अंदर आना जो है वो वहाँ के एक मर्चेंट एडवेंचरर ग्रुप्स की देन है। जो इंग्लैंड के अंदर जो है कुछ अमीर, सम ऑफ दी वेरी एलीट पीपल, वेरी रिच क्लास पीपल, दोज हु वांटेड टू एक्सप्लॉइट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर। क्योंकि तब तक देखिए पुर्तगाली यहां से लेकर गए कुछ, तो यूरोप में थोड़ा नाम फेमस हुआ भारत का। डच यहां से बहुत कुछ लेकर गए, फिर और नाम फेमस हो गया। सो इसी तरीके से जब किसी के बारे में कोई और अवेयरनेस पैदा होती है, सो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंदर भी यह अवेयरनेस पैदा हो रही थी कि भारत के अंदर बहुत कुछ है। सो दैट्स हाउ दी जो वहाँ के जो मर्चेंट एडवेंचरर्स ग्रुप हैं, कुछ एलीट पीपल हैं, वो वहाँ के मोनार्क से अप्रूवल लेंगे और यहाँ पर आके ट्रेड करने के लिए आते हैं। और जब वो मोनार्क से अप्रूवल लेंगे, वहाँ के जो क्वीन है वो चार्टर पास करके देंगे, उनको पूरी मोनोपोली होती है उनकी। और वो जो एडवेंचरर्स का ग्रुप है वो एक कंपनी बनाता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां से स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स का डोमेन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। 1599 के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्थापित की थी मर्चेंट एडवेंचरर ग्रुप्स ने। सो मर्चेंट एडवेंचरर ग्रुप क्या है? सम ऑफ द एलीट पीपल ऑफ ब्रिटेन, दोज हु वांटेड टू एक्सप्लॉइट द ब्रिटिश इंटरेस्ट्स इन द ईस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली इंडिया। और 31 दिसंबर 1600, जो ये है 17th सेंचुरी अब स्टार्ट हो गया। सो 31 दिसंबर 1600 को जो क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ वहां पे चार्टर ग्रांट करेंगी। 15 साल का इनको अप्रूवल मिलता है भारत कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का। एक सबसे खास बात आपको जरूर याद रखनी है, यहाँ पे कंप्लीट मोनोपोली होगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और जो ये कंपनी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें प्राइवेट बिजनेसमैन, मर्चेंट ट्रेडर्स का होल्ड अच्छा है। दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन। जब हम बात करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहां पे हम देखेंगे डिफरेंस। कहीं ना कहीं वहां पे जो वहां का मोनार्क है, उनकी जो सरकार है, उनका बैक एंड पे कहीं ना कहीं कंट्रोल ज्यादा है। सो दिस वाज द डिफरेंस ऑल्सो कि ब्रिटिशर्स क्यों कामयाब ज्यादा हुए और जो फ्रेंच हैं वो उतने कामयाब क्यों नहीं हुए भारत में आगे जाकर। सो प्रोसीडिंग फर्दर विद रिगार्ड टू द फैक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। अब हम जिस चीज पे ऊपर जा रहे हैं ना, यहां से कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। कौन सा अंग्रेज भारत के अंदर किस राजा के टाइम पे आएगा? सबसे पहला फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, भारत के अंदर उस टाइम पे मुगल एम्पर जहांगीर का राज था। अगर मैं मुगल एम्पायर की बात करता हूं तो मेडिवल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाबर से स्टार्ट होगी मुगल एम्पायर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर्स हैं। हालांकि इनके बाद भी हैं बहुत सारे, उनके टाइम पे फिर डिक्लाइन हो जाता है मुगल्स का। और लास्ट मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर II, जो 1857 के रिवोल्ट में रंगून जो है बर्मा के अंदर, वहां पे जेल में भेजा गया था। सो मेनली हम ये चीज कह सकते हैं दैट ड्यूरिंग द फेज ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है। सो हु वाज द ब्रिटिशर हु केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फेज ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर? तो उसका नाम आपके सामने है यहाँ पे। सबसे पहला जो नाम आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस।
1608 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत के अंदर आएगा और उसको भारत के अंदर भेजा गया था रॉयल फरमान लेने के लिए। नाउ व्हाट इज रॉयल फरमान? सो कहीं ना कहीं एक ऐसा अप्रूवल है जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स को ट्रेड प्रिविलेज मिलेगी, भारत के अंदर और ज्यादा वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत जो है मुगल एम्परर के ऊपर था। दे नेवर अलाउड द मुगल एम्परर टू गिव देम दिस वेरी फरमान, दिस वेरी ट्रेड प्रिविलेज। सो कहीं ना कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनकी इंट्रीग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इस चीज को उन्होंने समझ लिया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स को एक चीज क्लियर हो गई कि जब तक यहां पे पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने आगे चलकर पहले एक नवल बैटल के अंदर पुर्तगालियों को हराया। पुर्तगालियों को जब उन्होंने हरा दिया, उससे जो जहांगीर है उसके माइंड के अंदर, राजा के अंदर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की माइट जो है वो स्टैब्लिश होगी। देन जहांगीर जो है उनको फर्स्ट अप्रूवल देगा टू सेट अप अ फैक्ट्री ऑल्सो। सो व्हाट इज दैट? लेट्स गो बाय दिस। 1611 के अंदर स्वाली होल, सूरत गुजरात के पास एक जगह है, वहां पे समंदर की जो नवल बैटल होगी ब्रिटिशर्स और पुर्तगालियों के बीच में। सो ब्रिटिशर जो है पुर्तगालियों को यहां पे हराएंगे। सो ये एक ऐसा दौर था जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स की जो माइट है भारत के अंदर पहली बार मुगल एम्परर ने भी एक्नॉलेज किया था। नेक्स्ट इसी सीरीज में 1613 में जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन ब्रिटिशर्स को मिलती है, वो मिलती है सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर। सो सबसे पहला फैक्ट्री आपको, और ईयर अगर उसका पूछा जाए तो 1613 ईयर है। फर्स्ट फैक्ट्री विल बी स्टैब्लिश्ड एट सूरत, ये जरूर आपको याद रखना है। अब इसके बाद फिर जो नेक्स्ट ब्रिटिशर्स टाइम के साथ जैसे चेंज होता है, ब्रिटिशर्स का लीडरशिप यहाँ पे भारत के अंदर, कौन सा ब्रिटिशर आएगा, कैसे अप्रूवल लेगा यहाँ के एम्परर से या जो यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो उनमें नेक्स्ट नाम आता है थॉमस रॉय का। 1615 में सर थॉमस रॉय जो है उनको ब्रिटिश मोनार्क किंग जेम्स वन है, किंग जेम्स वन के द्वारा भारत के अंदर भेजा जाएगा। सो थॉमस रॉय का नाम याद रखिए। 1615 में किंग जेम्स वन इनको भारत के अंदर भेजता है टू सीक मोर कंसेशंस, और ज्यादा ट्रेड प्रिविलेजेस लेने के लिए। सो कहीं ना कहीं इस टाइम तक ये है 1615, 17वीं सेंचुरी का बिगिनिंग फेज चल रहा है। इस टाइम तक ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रांग यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाते हैं, अपनी माइट प्रूव कर देते हैं। सो धीरे धीरे थॉमस रॉय बिकेम वेरी सक्सेसफुल इन गेटिंग द रॉयल चार्टर, और ये ऐसा रॉयल चार्टर मिला ब्रिटिशर्स को जिसने पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कहीं पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, और इसी के अंदर उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई। मैं उनका नाम बता रहा हूं आपको। सो थॉमस रॉय ने जो अप्रूवल, जो रॉयल चार्टर पास किया इस टाइम पे, इनको जो परमिशन मिला ट्रेड करने का, उसमें सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई मसूलीपट्टनम में। साउथ इंडिया की इनकी पहली फैक्ट्री हम कह सकते हैं, मसूलीपट्टनम में सबसे पहली फैक्ट्री। उसके बाद आगरा के अंदर, नेक्स्ट आता है अहमदाबाद के अंदर, नेक्स्ट आता है बालासोर, और लास्ट फैक्ट्री जो है हरिहरपुर। सो ये 5 फैक्ट्री जो हैं 1615 में थॉमस रॉय की कामयाबी जो है वो दर्शाती है। सो ये सारी की सारी फैक्ट्रीज का जरूर आपको पता होना चाहिए, विच आर रिलेटेड टू थॉमस रॉय हु सीक्ड द अप्रूवल फ्रॉम द मोनार्क ऑल्सो। सो ये वो टाइम का दौर है जब ब्रिटिशर्स अपने जो पैर हैं भारत के अंदर अच्छे से जमा लेंगे। तो आपने कैसे देखा, पहले एक वहां की एडवेंचरर ग्रुप एक कंपनी के थ्रू भारत के अंदर आते हैं, ट्रेड करने आते हैं। धीरे धीरे उनको लगा कि यहाँ पे और ट्रेड एक्सप्लॉइट हो सकता है, तो मोनार्क की सपोर्ट से देन दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द बिजनेस इंटरेस्ट्स। अल्टीमेटली फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पहले मद्रास में लीज पे मिलेगा, फिर बंगाल भी लीज पे, बंगाल का जो कैलकाटा एरिया है वहां पे भी 3 गांव थे फेमस, वो इनके कंट्रोल में लीज पे इनको मिलेंगे, और वहां पे फिर एक कैलकाटा नाम का जो शहर है वो बसाएंगे। सो आगे इसी सीरीज में नेक्स्ट आता है 1639। 1639 में जो मद्रास है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे मिला था, और यहीं पे उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्टैब्लिश किया। प्लीज डू रिमेंबर दिस वेरी फैक्ट ऑल्सो, जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हु एस्टैब्लिश्ड दिस फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास? दैट इज द ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स के द्वारा जब उनको मद्रास की लीज मिली थी लैंड की, तो उन्होंने यहाँ पे अपना सेंट जॉर्ज का नाम जो फोर्ट है वो बनाया, एस्टैब्लिश किया। और
इसी के साथ धीरे धीरे जब 1668 आया, आगे टाइम बढ़ा, तो जो किंग चार्ल्स टू है, किंग चार्ल्स टू आपने पहले पुर्तगालियों के साथ हमने पढ़ा था 1661 में, जिनको मैरिज के टाइम पे बॉम्बे गिफ्ट में मिला था। सो 1668 में यही किंग चार्ल्स टू जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको बॉम्बे भी लीज पे दे देंगे। तो बॉम्बे जब उनको लीज पे मिलेगा, सो दे विल ट्राई टू एक्सपैंड देयर ओन ट्रेड बिजनेस इंटरेस्ट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 1668 में बॉम्बे जो है वो भी कंट्रोल के अंदर आ गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। सो द मोनार्क सिटिंग इन ब्रिटेन, दे जस्ट वांटेड देयर ओन इंटरेस्ट, दैट वाज द मेन टारगेट ऑफ देम। नेक्स्ट इसी सीरीज में 1698 जब 99 आया, ये वो टाइम है जब बंगाल के अंदर इनको 3 गांव जो है लीज पे मिलते हैं। सो और यहाँ पे जो टैक्स पे करते हैं एक तरीके से ₹1200 अमाउंट का, उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था। सो जमींदारी, 3 गांवों की 3 एरिया की जमींदारी ब्रिटिशर्स को 1698-99 में मिली थी। और बंगाल का जो एक सूबेदार था उस्मान शाह, उनके नाम से, तो मिस्टर जो उस्मान है, तो वहां से उनसे इनको जो है जमींदारी 3 कौन से एक गांव है जिसकी मिलती है, जिनको क्लब करके ये कलकत्ता नाम का शहर बनाते हैं। तो उनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला है सूतानाती, सूतानाती, नेक्स्ट इज गोविंदपुर, और तीसरा नाम आता है कालीकाटा। सो जो काली माता है हिंदू धर्म के अंदर, तो उनके नाम से कालीकाता का नाम जो है एक एरिया था फेमस। तो अल्टीमेटली जब तीनों को क्लब किया तो यहाँ पे कलकत्ता नाम का शहर जो है वो उपजा यहाँ पे। और इसी टाइम फ्रेम में 1700 में, बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, इसी जगह पे कलकत्ता के अंदर एक नया फोर्ट अंग्रेज बनाते हैं। दैट फोर्ट इज कॉल्ड फोर्ट विलियम। सो फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में बनाया 1700 के अंदर ब्रिटिशर्स ने। इससे पहले हमने देखा था फोर्ट सेंट जॉर्ज, वो मद्रास के अंदर स्टैब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने। सो ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं ब्रिटिशर्स की कामयाबी, धीरे धीरे द वे दे ग्रेजुअली टुक स्टेप्स टू कंट्रोल द एरियाज, टू कंट्रोल द ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ब्रिटिशर्स के। सो 1700 के अंदर जैसे उन्होंने फोर्ट सेंट विलियम बनाया कलकत्ता के अंदर, उसके बाद 1771 के अंदर जब मुगल राजा था फारूक सियार, उसके टाइम पे फिर से इनको फरमान मिला। अगर हम देखते हैं तो 3 फरमान ब्रिटिशर्स को मिलते हैं 3 राजाओं से, 3 मुगल एम्परर से। सबसे पहला फरमान मिला था, दैट वाज फ्रॉम किंग मोनार्क मुगल एम्परर जहांगीर। दूसरा औरंगजेब से मिलता है। तो औरंगजेब के टाइम के बाद जाकर फारूक सियार आता है। सो फारूक सियार आप जरूर याद रखिएगा, ही इज वन ऑफ द मुगल एम्परर आफ्टर द डिमाइस ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के बाद के जो वीक रूलर्स हैं उनमें से एक मुगल एम्परर है। ये जो फरमान देगा, ही विल अप्रूव द फ्री ड्यूटी ट्रेड राइट्स। ये कहीं ना कहीं ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट्स जो है ब्रिटिश की जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको देगा। ईयर याद रखना 1771 है। और फिर धीरे धीरे जब उनको ट्रेड प्रिविलेज मिल गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को और एक्सप्लॉइट किया। दे गार्नर्ड लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रेड इन इंडिया। और इसी फरमान के तहत उनको 3 बेनिफिट हुए सबसे ज्यादा। सबसे पहले वो कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कलकत्ता शहर के आसपास किसी भी तरीके से सस्ती जमीन ले सकते हैं। कामयाब होने का सबसे पहला तरीका है यू नीड टू बाय अ लैंड। तो कहीं ना कहीं वो भी इनका एक कामयाब रास्ता अख्तियार किया इन्होंने। और इसके बाद बॉम्बे में कभी ब्रिटिशर्स ने अपने कॉइन्स लॉन्च किए थे, और इसी टाइम पे मुगल एम्परर से उन्हें अप्रूवल मिल गया था कि वो ब्रिटिश के जो कॉइन्स हैं दे कैन ट्रेड थ्रू दोज कॉइन्स अक्रॉस एनीवेयर इन इंडिया। सो ब्रिटिश कॉइन्स की जो अप्रूवल है पूरे इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं उनकी परमिशन भी मुगल एम्परर से उनको मिल गई थी। सो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो ब्रिटिश की जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे भारत के अंदर बढ़ रहा है। और एक टाइम ऐसे आएगा, आगे जाकर हमारा एक टॉपिक आएगा उससे जुड़ेगा, कि बंगाल को जो है पूरा का पूरा अंग्रेज जो है वो कैप्चर कर लेंगे। एंड दैट टॉपिक विल बी पॉपुलर एज कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला नाम का एक वहाँ का सूबेदार, वहाँ पर एक लोकल रूलर है, जिससे धीरे धीरे कैसे जो ब्रिटिश हैं जो बंगाल के ऊपर कब्जा कर लेंगे। सो वो आगे जाकर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो ये सारे के सारे फैक्ट्स थे ब्रिटिशर्स के। आई होप आपको ब्रिटिशर्स का सारा क्लियर है। लेट मी रिकॉल द की पॉइंट्स।
पहले ब्रिटिश की जो कंपनी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका अप्रूवल कैसे वो स्टार्ट होगा। उसके बाद नवल बैटल जो है, बैटल ऑफ स्वाली होल, उसमें ब्रिटिशर्स जो है दे विल डिफीट द पोर्टुगल्स। उसके बाद फिर फर्स्ट फैक्ट्री, उसके बाद थॉमस रॉय, फिर थॉमस रॉय के बाद जो है मद्रास के अंदर अपना सेंट जॉर्ज नाम से फोर्ट इस्टेब्लिश करना, फिर सेंट फोर्ट विलियम कैलकाटा के अंदर इस्टेब्लिश करना, फिर फारूक सियार से थर्ड फरमान मिलना 1771 के अंदर। सो दीज ऑल वर द की फैक्ट्स। नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो यूरोपियंस आते हैं वो हैं डेनमार्क से डेन्स। देखिए इनका बहुत छोटा दायरा है और बहुत छोटी हिस्ट्री है जो एग्जाम ओरिएंटेड जब हम पढ़ते हैं। तो उनमें 1616 के अंदर जो है डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्टैब्लिश की गई थी। ट्रैंक्विबार तमिलनाडु के अंदर 1620 में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ। और सीरमपुर बंगाल के अंदर 1676 के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेंटर इन्होंने स्टैब्लिश किया, जो ट्रेड सेंटर भी था और कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर के तौर पे भी काम करता है। और फाइनली 1845 जब 19th सेंचुरी का मिड फेज चल रहा था, जो डेन्स हैं दे विल सेल आउट देयर ऑल दी एग्जिस्टिंग ट्रेड सेंटर्स और इनको यहाँ से बेचकर ये यहाँ से चले गए। सो डेन्स का जो भारत के एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का टॉपिक में जो कंट्रीब्यूशन है दैट्स रियली स्मॉल, टेकिंग द आइडिया फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आपको जो 4 यूरोपियंस हैं उनका सारा कंसेप्ट क्लियर है। फर्स्ट वर पोर्टुगल, सेकेंड वर डच, थर्ड वर ब्रिटिशर्स और द इंग्लिश, नेक्स्ट आर दी डेन्स फ्रॉम डेनमार्क। अब हम बात करेंगे लास्ट यूरोपियंस की, दोज आर दी फ्रेंच। फ्रेंच को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लोगों के बारे में बता दूं। वहां का एक राजा है किंग लुइस 14। किंग लुइस 14 की जो मोनार्की वहां पे चल रही है, उनकी सरकार है, उनकी सरकार में एक मंत्री है जो है मिस्टर कॉलबर्ट। तो कॉलबर्ट ने ये चीज देखी कि कैसे ब्रिटिशर्स को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर कॉलबर्ट है वो मोनार्क को कन्विंस करने में कामयाब होता है। लेट्स ऑल्सो स्पॉन्सर अ कंपनी जो भारत के अंदर जाएगी, ट्रेड करेगी, वहां से और बहुत सारा बेनिफिट फ्रांस को भेजेगी। सो क्योंकि भारत के अंदर और बहुत सारे लोकल रूलर्स भी हैं और जिनका फेज यहाँ पे चल रहा था और लोकल रूलर्स की आपस में बहुत ज़्यादा इश्यूज भी थे। सो कहीं ना कहीं फॉरेनर्स को यहाँ पे एंट्री जो है इजीली मिल गई थी। देखिए किसी भी राज को तबाह करने का एक सिंपल सा तरीका है, दैट इज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आपस में जो एक परिवार के लोग हैं उनको लड़वा दो और बाहर वाला इजीली यहाँ पे राज करना कामयाब हो जाएगा। यही ब्रिटिशर्स की एक तरीका था। यहाँ पे मैं एक फ्रेंच का नाम जरूर लूंगा, वो है डुप्ले, जो इसी फ्रेंच टर्मिनोलॉजी में लास्ट में आता है। डुप्ले जो है, जो फ्रेंच गवर्नर जनरल भारत के अंदर वो पहला बनाते हैं अपना। डुप्ले ने एक पॉलिसी दी थी किंग मेकर की। डुप्ले गेव अ पॉलिसी ऑफ किंग मेकर और उस पॉलिसी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया ब्रिटिश लीडर ने, जो आके जाकर रॉबर्ट क्लाइव आएगा। सो रॉबर्ट क्लाइव की जो वो देन है, उसने इंप्लीमेंट कर दिया किंग मेकर पॉलिसी को और उसके बाद वही पॉलिसी पूरे के पूरे भारत के अंदर जितने लोकल रूलर्स हैं वहां पे उन्होंने चलाया और धीरे धीरे लोकल राजाओं को खत्म करके अपना जो है रूल स्टैब्लिश किया। तो हम कह सकते हैं किंग मेकर पॉलिसी प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स। लेकिन वो पॉलिसी का जनक जो है वो ब्रिटिशर्स नहीं है, वो एक फ्रेंच है, डुप्ले। है क्या वो पॉलिसी? इन वेरी सिंपल टर्म्स, जो लोकल रूलर है भारत के अंदर, उनके आसपास के जो वर्कर्स हैं, उनके खास आदमी हैं, उनको अपने पाले में लो, उनको अगर कोई लालच है वो दो, उनको पैसे दो, किसी भी तरीके से अपने ग्रुप में लो और अल्टीमेटली लोकल रूलर को हरवा दो। और ये उनको एक कमिटमेंट दी जाएगी, हमें यहाँ पे राज नहीं करना है, हम तो यहाँ पे ट्रेड करने हैं, आप नेक्स्ट रूलर बन जाना। और इसी तरीके से लोकल लोगों को मोनार्क के खिलाफ भड़का के जो है ब्रिटिशर्स ने ये कामयाबी हासिल की थी। सो लेट्स कवर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द फ्रेंच। सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इस्टेब्लिश की गई थी ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर कॉलबर्ट। मिस्टर कॉलबर्ट जो है किंग लुइस 14 के जो मंत्री हैं। 1668 में सबसे पहली फैक्ट्री जो है सूरत में लगाई गई। सो ब्रिटिशर्स की भी सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो भी सूरत में लगाई गई 1613 में। सो 1668 में सूरत के अंदर ही गुजरात में सबसे पहली फैक्ट्री जो है फ्रेंच ने भी लगाई। 1692 के अंदर सेकंड फैक्ट्री साउथ के अंदर
आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम के अंदर जो है, मसूलीपट्टनम में गोलकोंडा का सुल्तान है। गोलकोंडा इज वेरी पॉपुलर फॉर दी कोहिनूर डायमंड ऑल्सो। हालांकि उनका टाइम अलग है, कोहिनूर डायमंड जो है खिलजिस के टाइम पे कैसे वहां से आया। सो गोलकोंडा का जो सुल्तान है उनसे परमिशन लेकर उन्होंने सेकेंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में, दैट इज द 17th सेंचुरी का मिड फेज, वहां पे लगाई। फिर 1673 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर है फ्रांसिस मार्टिन, वो पुडुचेरी नाम की जो विलेज है वो वहां के लोकल सूबेदार से, द सूबेदार नेम इज शेर खान लोधी, जो बलीकोंडा एरिया है उनका सूबेदार है, उससे जो फ्रांसिस मार्टिन है वो पुडुचेरी विलेज ले लेगा और फिर वहां पे अपना धीरे धीरे कंट्रोल स्थापित करेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते जब 1692 आया तो मुगल सूबेदार है शाइस्ता खान। सो शाइस्ता खान जो है चंदरनगौर के अंदर इनकी सबसे पहली, हम कह सकते हैं, फैक्ट्री को जो है वो भी अप्रूव कर देगा। सो इस तरीके से पुडुचेरी में इनका कंट्रोल कैसे बढ़ा, चंदरनगौर के अंदर कैसे बढ़ा, किस किस से इन्होंने जो है पुडुचेरी खरीदा और चंदरनगौर खरीदा, तो इन दोनों का नाम भी है और ये आपको जरूर याद होना चाहिए। वन नेम इज शेर खान लोधी, बल्लीकोंडा का जो सूबेदार है, और दूसरा जो है शाइस्ता खान द मुगल सूबेदार, 1692 से जहां से अप्रूवल लेकर इन्होंने चंदरनगौर में अपनी फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश किया। और इसी टाइमलाइन में जब 1724 आया, माहे जो है मालाबार कोस्ट के अंदर वो भी इन्होंने कब्जा कर लिया। 1739 में जो कराईकल है, तमिलनाडु का जो है कराईकल, उसको भी इन्होंने कब्जा कर लिया। सो हम कह सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो फ्रेंच है वो भारत के अंदर स्टैब्लिश हुए। और फिर नेम आता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड दी डुप्ले। डुप्ले जब भारत के अंदर आया तो उसने यहाँ पे फ्रेंच की जो कंट्रोल है वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपेंड कर दिया। वी कैन से दैट डुप्ले वाज द बेस्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल, जिसने फ्रेंच को बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे अपना जो है राइज करवाया। एक डिफरेंस हम जरूर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज a group of merchants who had the free trade privileges to take the decisions, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन डुप्ले जो फ्रेंच को यहाँ पे बहुत कामयाब करता है, आगे जाकर उनको यहाँ पे एक भरपाई करनी पड़ी जब उनको यहाँ से फ्रेंच ने विड्रॉ करके फ्रांस में दोबारा बुला लिया था। सो वो स्टोरी का एक पार्ट है जब हम कर्नाटिक वॉर्स के अंदर पढ़ते हैं। सो कर्नाटिक वॉर्स आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और डुप्ले का भी रोल जो है। सो मेन चीज हमें याद रखनी है दैट डुप्ले गेव द जेनिथ टॉप लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॉप लेवल ऑफ गवर्नेंस टू द फ्रेंच इन इंडिया। सो ये सारे के सारे की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू द यूरोपियंस हु केम टू इंडिया। इन नटशल अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से जो है यूरोपियंस भारत के अंदर कामयाब हुए, तो सबसे पहला मेन तरीका है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। These all had in one or the other way they used these practices। दूसरा जो आता है, इन्होंने अपनी मोनोपोली स्थापित की भारत के अंदर, अपना कंट्रोल, अपनी हेजेमनी स्थापित की। तीसरा, इन्होंने अपनी फोर्स को इस्तेमाल किया। चौथा, जो नवल बेस बनाए और नवल फोर्सेस को इस्तेमाल किया। तो ये सारे के सारे रीजंस बनते हैं यूरोपियंस की कामयाबी के भारत के अंदर। So these all were the important facts and important aspects related to the advent of Europeans। So इसी के साथ हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का मॉडर्न हिस्ट्री का, ये कंप्लीट होता है। आई होप योर लॉट ऑफ कंसेप्ट्स विल बी क्लियर्ड, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चीज़ें आपको पूछी जाती हैं वो इस वीडियो में कवर ज़रूर हुआ है। फिर भी आपका कोई क्वेरी हो सो यू कैन आस्क एनी टाइम, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और we'll try that in the next videos. We'll try to cover as many as things in the next topics also. Thank you for watching.